फाइनली आपके हर दिल अजीज चैनल द वाइट साइड को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर भारत में बैन कर दिया गया है। जी हाँ, हमें भी ये एजाज हासिल हो गया है कि हम भी किसी के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बने। वाह वाह, क्या बात है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोदी सरकार ने ये जो एक्शन लिया है ये क्यों भारत के लिए नुकसानदेह है और हमें इससे कितना नुकसान होगा डॉलर्स वाइज। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कैसा दिवालिया निकलने वाला है अब पाकिस्तानी चैनल्स को जो इन्होंने बैन कर रहे हैं। मैं अपने एनालिटिक्स आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितना नुकसान होने वाला है। इसके अलावा हम इस इकदाम के पीछे भारत की थिंकिंग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। मोदी सरकार के ऐसे बहुत से सरकारी ट्रोल्स हैं, सरकारी सहाफ़ी जिन्हें आप कहते हैं, जो सहाफत तो नहीं करते लेकिन हुकूमतों के माउथ पीसीज होते हैं, तो वो क्लियरली अपना एजेंडा बता रहे हैं ट्विटर पर कि उन्होंने क्यों बैन किया है, क्यों मखसूस किस्म के चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है और गोलगप्पाड़ों को छोड़ा जा रहा है और एक एक करके चुन चुन के वो टारगेट कर रहे हैं। हम देखेंगे इसमें भारत का एजेंडा, इसमें कितना नुकसान खुद भारत को होने वाला है, अपने नुकसान का जिक्र करेंगे और अपनी फ्यूचर डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। लिहाजा मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान कहां पर नाकाम हुआ है उसको भी देखेंगे। तो इस हवाले से जो पहली लिस्ट आई थी 2 दिन पहले, उसमें सिर्फ 16 चैनल्स के नाम शामिल थे। उसमें बहुत से मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल थे जैसे जियो, समा, सुनो न्यूज़ वगैरह। इसके अलावा द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट, रफ्तार, तकरीबन 16 चैनल्स की लिस्ट सामने आई थी। और रफ्तार वालों ने तो ट्विटर पर लगाया था कि देखो हम दोनों ममालिक के लिए ही नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तानी हुकूमत ने उन पर बड़े ही डेंजरस किस्म के इल्जामात लगाए थे और रफ्तार के CEO फरहान मलिक को गिरफ्तार किया गया था। तो अब बंदा पूछे कि वो पाकिस्तान का गद्दार है या भारत का गद्दार है, क्योंकि दोनों साइड्स उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बता रही हैं। इस हवाले से भारत की सरकार YouTube से राब्ता कर रही है और उनको उन चैनल्स की डिटेल दे रही है जो उनकी नज़र में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। मुझे जो ईमेल आई है, बाकियों को भी यही ईमेल आ रही है जब उनको बैन किया जा रहा है भारत में। वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर रिगार्डिंग योर कॉन्टेंट। आफ्टर रिव्यू योर चैनल हैज बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम YouTube कंट्री साइट इंडिया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ही डाइवर्स किस्म के चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है। मुझे हंसी था भाई, उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है जो पिछले कई सालों से इस बेस पर अपनी ऑडियंस बना रहे थे कि हमें सिर्फ भारत से ऑडियंस आए। उन बेचारों को भी बैन कर दिया गया है। सबसे ज्यादा तो अफसोस मुझे उन लोगों पर हुआ है जो पाकिस्तान में बैठे भारत का चूरन बेच रहे थे, वो भी बैन हो गए हैं। उन 16 चैनल्स के बाद हमने देखा एक और लिस्ट आई जिसमें पता लगा कि बहुत से जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनको भी बैन किया जा रहा है, जिसमें शुएब अख्तर का भी नाम था, मोहम्मद फुरकान भट्टी साहब और ऐसे बहुत से चैनल्स जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं। इसके पीछे मैं आपको माइंडसेट बताऊंगा कि जो पॉजिटिव कंटेंट भी बना रहे हैं उनको क्यों बैन किया जा रहा है, यानी भारत के हवाले से जो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते। जिस तरह हम गाहे बगाहे क्रिटिसिज्म करते रहते हैं मोदी के एक्शंस पर, हमारा तो बैन होना बनता था, लेकिन उन लोगों को क्यों बैन किया जा रहा है जो हर वक्त भारत के गुण गाते रहते हैं। अब इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भारत की सरकारी सहाफ़ी से, सोनम महाजन, जो मोदी सरकार के बहुत करीब हैं और ट्विटर पर उनका प्रोपेगेंडा फैलाती रहती हैं। इसके अलावा भी कई लोग हैं, मेजर गौरव आर्य है, वैभव हैं। एक लिस्ट है, इनकी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो जर्नलिस्ट हैं, वैसे जर्नलिस्ट बने हुए हैं लेकिन काम इनके प्रोपेगेंडा का करते हैं। और भारत में बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, हम उनको अक्सर कवर करते रहते हैं, वो बड़ा रैशनल एनालिसिस देते हैं, लेकिन ये उनमें से नहीं है। अब आपको इनकी थिंकिंग समझ आती है कि बेसिकली ये क्यों बैन कर रहे हैं। अगर आप सोनम महाजन के ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो इस वक्त ये चुन चुन कर ब्लॉक करवा रही हैं पाकिस्तान के चैनल्स को, यानी मेन स्ट्रीम हो, कोई आम चैनल हो, छोटा बड़ा, जो इनकी नज़र में आ रहा है उसको कि 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन। अब इनकी थिंकिंग क्या है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रो रहे हैं कि जी आप हमें बैन कर रहे हो, जो हम बड़ा इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, आपने ज़ैद हामिद को बैन क्यों नहीं किया। अब वो खुद बता रही है कि हमें ज़ैद हामिद को बैन करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी नज़र में ज़ैद हामिद जैसे लोग अपनी जहालत को खुलकर एक्सपोज करते हैं, लिहाजा भारत के लिए वो इंटरटेनमेंट हैं।
वो ये खुद लिख रही हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट एक इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर है या इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी है जो ऑनलाइन स्पेस और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठा हुआ है और एक मीनिंगफुल डिस्कोर्स के जरिए अपना कंटेंट बनाता है। उनको हम जैसे यूट्यूबर्स पर यह तप है कि ये इंटेलेक्चुअल बात क्यों करते हैं। उनकी नज़र में हम बड़े इंटेलिजेंट तरीके से नैरेटिव बनाते हैं पाकिस्तान की रियासत का। हालांकि अगर आप लिस्ट निकाल कर देख लें, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी सरकार पर भी तनकीद करते रहते हैं, बशमूल हमारा चैनल। हम खुद तंग आए हुए हैं हमारी अपनी पॉलिसीज से, और उनको ये नज़र नहीं आता जब हम अपनी सरकार पर तनकीद करते हैं। उनको सिर्फ वो नज़र आता है जब हम इन पर तनकीद करते हैं। वो कहती है कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने खुद कुछ जैकेटें नहीं पहनी हुई, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के जरिए भारतीय दिमागों को टारगेट करते हैं। देयर मेथड इज मोर इंसीडियस, erode India's moral authority, paint the nation as a tyrant and portray its security imperatives as human rights abuses। और उनके मुताबिक इस नैरेटिव के जरिए आहिस्ता आहिस्ता आम इंडियन बंदे का दिमाग ख़राब हो रहा है और उसका ब्रेन वॉश होता चला जा रहा है। और वो ये समझती हैं कि हम पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी। वो हम जैसे यूट्यूबर्स को मॉडरेट भी कह रही हैं कि हम कन्वीनियंटली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, लेकिन हम हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। जाहिर बात है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमने पाकिस्तान के स्टेट नैरेटिव का साथ ही देना है ना। जब दूसरा मुल्क हमारा पानी बंद कर रहा होगा, क्या हम आपके गुण गाना शुरू कर दें? आप यूएस में चले जाएं, यूके में चले जाएं, चाइना, रशिया, उनके तो दूसरे हालात हैं, या भारत में भी चले जाएं, तो क्या आप उस मुल्क में बैठकर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उस मुल्क के खिलाफ बात कर सकते हैं? मतलब आप पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो मैं इस पर वावा करूं कि आपने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और मैं पाकिस्तानी सरकार को लताड़ना शुरू कर दूं? तो उनके ख्याल में इन यूट्यूबर्स को उस डॉलर की कमाई से महरूम करना चाहिए जो उनका मेन असासा है। वो कहते हैं कि ये हम पर ही तनकीद करते हैं, हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उससे डॉलर्स बनाते हैं। अभी मैं डॉलर का भी बताऊंगा कितने डॉलर्स हम बनाते हैं इनकी ऑडियंस से। तो ये इनका ख्याल है कि ये वजह है कि हम इन इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानीज को टारगेट कर रहे हैं जो बड़ी मीठी छुरी चलाते हैं और बड़े सटल तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये इनका ख्याल है हमारे बारे में, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स के बारे में और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के हवाले से। इससे क्लियर पता चलता है कि मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। वैसे तो इनके बड़े कनेक्शंस होंगे आलमी दुनिया के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, अरब्स के साथ, लेकिन ये इनको भी पता है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। पब्लिक नैरेटिव में ये हार चुके हैं। जो इनकी नाकामी है, जो सोनम महाजन साहब कह रही है ना कि जी हम इन चीजों को एक्सपोज करते हैं, ये वाकई आपकी नाकामी है जो आपके अंदर के लोग भी एक्सपोज करते रहते हैं। ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया है, आकाश बनर्जी ने एक्सपोज किया है, और आपके चंद मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी एक्सपोज किया है। और वो क्या नाकामी है कि आप कश्मीरियों पर जुल्म करते हो, आप उनके घर गिराते हो, आप मुसलमानों के साथ जो सलूक करते हो भारत में, वो पूरी दुनिया को पता है। वो सिर्फ हम नहीं कहते, वो न्यूयॉर्क टाइम्स भी कहता है, वो बीबीसी भी कहता है, और इसलिए आपने बीबीसी को भी वार्निंग्स दी हैं। वो CNN भी कहता है, वो पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर बताता है आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। तो ये सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं है, ये आपको पता है कि आपके पैरों तले जमीन निकल रही है, टाइम खत्म हो रहा है आपके पास। और अब आप रेडिकल इकदामात लेने पर आ गए हैं कि जो चीज़ लोगों को आपस में कनेक्ट करती थी, दो हमसायों को, आपने लोगों को उससे भी महरूम कर दिया है। आपकी अपनी नाकामी, आपको पता है कि आप ये नैरेटिव की जंग नहीं जीत पा रहे क्योंकि ऑन ग्राउंड आपके एक्शंस आपको खुद फेल कर रहे हैं। लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है उस हवाले से सवाल उठ रहे हैं, भारत के अपने यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इनको शायद ये लगता है कि हम इस हवाले से भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ठीक है, करें हमें बैन, लेकिन इस बैन से क्या कर रहा है भारत? भारत एक कनेक्शन तोड़ है, ऑनलाइन कनेक्शन। वैसे तो हमारा आना जाना नहीं है, वीजाज नहीं मिलते एक दूसरे को आम सिचुएशन में भी। ये सिर्फ ऑनलाइन स्पेस ही थी जहां पर दोनों ममालिक के लोग आकर बैठ जाते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को, या हंस के बात कर लेते हैं, ट्रोलिंग कर लेते हैं, मीम्स बना लेते हैं एक दूसरे पर। वो तब भी बनती हैं जब अगले का कंटेंट नजर आता है। हमारे चैनल्स पर डेली बेसिस पर इंडियंस गालियां देते हैं, और अब आपने वो कनेक्शन भी तोड़ दिया है जो थोड़ा बहुत था इस डिजिटल स्पेस की वजह से। और ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत को होगा। जितना आप उस कनेक्शन को तोड़ेंगे उतना ही ज्यादा रिजेंटमेंट बढ़ेगी। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन ऑडियंस के जरिए पैसा कमाते हैं, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि इस इकदाम के जरिए वो हमें बहुत से डॉलर से महरूम कर देंगे। जबकि हकीकत बात यह है कि ये पीपल टू पीपल कनेक्शन तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि अगर ऑडियंस की बात करें तो मेरे अपने चैनल पर तकरीबन 30 से 40% ऑडियंस इंडियन है,
लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो वही जो ऑडियंस है वो रेवेन्यू में सिर्फ 7% तक कंट्रीब्यूट करती है, 6 to 7% तक बस, क्योंकि शायद पाकिस्तानी मार्केट में इंडियन ऑडियंस की वो मांग नहीं। हाँ, इंडियन मार्केट में इंडियन ऑडियंस की मांग होगी तो पाकिस्तानी ऑडियंस फिर भी बेहतर एड रेट देती है इंडियन ऑडियंस के मुकाबले में। तो आप अंदाजा लगाएं 30 से 40% इंडियन ऑडियंस है, लेकिन रेवेन्यू वो सिर्फ 5 से 6% दे रही है। अब वही रेवेन्यू हम दूसरे कंट्री से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें अफसोस जरूर रहेगा कि वो 25 से 30% इंडियन ऑडियंस जो हमारी बात नहीं सुन सकेगी, जो एक कनेक्शन था हमारे दरमियान वो टूटेगा, और उसका मुझे वाकई अफसोस है। मुझे वो 5 से 6% डॉलर्स का दुख नहीं, जितना 30 से 40% इंडियन ऑडियंस के जाने का दुख है कि जो एक कनेक्टिविटी थी, जो इवन गालम गलोच भी थी, एक राब्ते का जरिया था। और इसी कनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंडियन से मिलते हैं ना, या इंडियन पाकिस्तानी से मिलता है, तो वो एक अच्छे माहौल में बात करता है, वो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, उसके जहन में ज़्यादा नफरत नहीं होती। इस नफरत का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को होता है, जिन्होंने तवज्जो हटानी होती है असल मसाइल से। 90% अवाम का मसला रोटी, कपड़ा और मकान होता है, ना कि हेट पर मबनी पॉलिटिक्स होती है जो कि ये पॉलिटिशियंस करते हैं। तो मोदी सरकार अपने लिए खुद एक गड्ढा खोद रही है, पूरे साउथ एशियन रीजन में अपने खिलाफ नफरतों के बीज बो रही है। मालदीव्स, बांग्लादेश, वहां पर इंडिया आउट कैंपेन, पाकिस्तान को इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, चाइना से इनकी लड़ाई है, नेपाल से भी इनके मसले मसाइल रहते हैं, श्रीलंकन्स के साथ भी इनके मसले मसाइल रहते हैं। जबकि ऑनलाइन स्पेस पर देख लेंगे जो सारी साउथ एशियन नेशंस हैं पाकिस्तान के साथ किस तरह अच्छे तरीके से बात करती हैं, पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत का इजहार किया जाता है। सिर्फ अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं जो भारत का साथ जरूर देते हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो हम ज्यादा अफगान्स के साथ रहते हैं, और हमारी और उनकी लड़ाई बिल्कुल ऐसी है जैसे दो भाइयों में होती है। लेकिन भारत यहां पर क्या कर रहा है कि सारे कनेक्शंस काट रहा है, जिसकी वजह से मजीद नफरतें फैलेंगी, मजीद अजम्पशंस एक दूसरे के खिलाफ जन्म लेंगी, और इस वजह से एक जंग का माहौल क्रिएट होगा। जो मोदी साहब ने पिछले दिनों कहा है ना कि खून उबल रहा है, तो इस तरह के इकदामात से वाकई खून उबलेंगे दोनों साइड्स के। ये जो मीम्स बनाकर एक दूसरे का मजाक उड़ाकर ये जो गुस्सा ठंडा हो जाता था, ये अब ठंडा नहीं होगा। और जो प्रोपेगेंडा मोदी सरकार दिखाएगी पाकिस्तान के हवाले से भारतीयों को, भारतीय उस पर बिलीव करना शुरू कर देंगे। जाहिर बात है जो चीज़ नज़र आएगी वो उसी पर यकीन करेंगे ना। उनको ये डर है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी नैरेटिव, पाकिस्तानी बात इनके दिमागों तक आए ही ना, इनकी स्क्रीन्स तक पहुंचे ही ना, क्योंकि इनके ख्याल में ये हमारी बातों से ब्रेन वॉश हो जाते हैं। और इसका क्लियर यही मतलब है कि भारतीय सरकार अपने प्रोपेगेंडा में फेल हो रही है। और इसमें ना सिर्फ ये भारतीय सरकार की नाकामी है, बल्कि पाकिस्तान की साइड की भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। भारत की ये टैक्टिकल कामयाबी तो ज़रूर है कि डिजिटल वॉरफेयर के हवाले से उनका एक अपर हैंड है, क्योंकि वो बड़ा कंट्री है, उनके हालात बेहतर हैं दुनिया की गवर्नमेंट्स के साथ, उनके मामलात बहुत बेहतर हैं, तो वो फेसबुक, गूगल वगैरह को आराम से कह देते हैं कि जी ये चैनल बैन कर दो। मतलब स्वीपिंग अंदाज में उन्होंने इतने ज़्यादा चैनल्स बैन कर दिए हैं। और ये यूट्यूब के लिए भी शर्म का मकाम है कि ये अपने ही प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक ओपननेस, डाइवर्सिटी, कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं, लेकिन भारतीय सरकार की रिक्वेस्ट पर ये किसी को भी बैन कर देते हैं पूरे मुल्क के अंदर, और खुद ये जांच पड़ताल नहीं करते कि खुद ये क्या कर रहे हैं। ये खुद देखें कि क्या ये चैनल वाकई नफरत फैला रहा है या नहीं, या मीनिंगफुल डिस्कोर्स की बात कर रहा है, या रैशनल रिपोर्टिंग कर रहा है, या लोगों को फैक्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, या डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है। ये यूट्यूब की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि यूट्यूब खुद भी चेक नहीं कर रहा और अंधाधुंध मोदी सरकार पर यकीन कर रहा है, और उनके ऑर्डर्स को मानते हुए पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर रहा है। और इनकी ओपननेस, इंक्लूजन या कनेक्टिविटी के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि हम अथॉरिटेरियन वर्ल्ड की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां पर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डेमोक्रेसी अब सिर्फ एक पाइप ड्रीम रह गया है। डेमोक्रेसी एक्चुअलिटी में ख़त्म की जा चुकी है इन अथॉरिटेरियन लीडर्स की जानिब से। और पाकिस्तान में हम जैसे लोग जो बैलेंस कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, हम दोनों साइड से पिसे जाते हैं। ये रफ्तार की एग्जांपल देख लें, दोनों मुल्कों में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर हुए हैं, अपने मुल्क में भी और दुश्मन मुल्क में भी। पाकिस्तानी सरकार ने भी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कुछ कम नहीं किया। ट्विटर, एक्स को इन्होंने बैन किया है, फायरवॉल इन्होंने लगाई है, इंटरनेट को इन्होंने स्लो डाउन किया है, इंटरनेट पर शटडाउन इन्होंने लगाए हैं। तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरा, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इतना स्ट्रांग नहीं किया, पाकिस्तान का कद इतना ऊंचा नहीं किया ग्लोबल लेवल पर कि हम बात कर सकें यूट्यूब से या गूगल से कि यार ये क्या हो रहा है।
यानी जुल्म अगर भारत ने किया है तो पाकिस्तानी सरकार ने भी हमसे कुछ कम नहीं किया। ये गिला हमेशा रहेगा हमारी सरकार से मेरा कि इन्होंने भी हमें गिराने में, टांग खींचने में अपना हर मुमकिन किरदार अदा किया है और इतनी कदगने लगाई हैं कि हमारे जैसे चैनल्स की व्यूअरशिप दबड़दूस हुई है और एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स कामयाब हो रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम में। जाहिर बात है, जब आप सच बोलने वालों का, डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों का, मीनिंगफुल कंटेंट बनाने वालों का, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने वाले का गला घूंटोगे तो फिर और क्या चलेगा? फिर गुलगबाड़ा ही चलेगा ना। फिर यही दिखाया जाएगा या मेरी बहन कमरे में सो रही है, या मेरी बीवी नाच रही है, या मेरी अम्मी मुझे कुट रही है। फिर यही चीजें चलेंगी। हमारी और हमारे दुश्मन की सरकारों ने जो कुछ किया है हमारे साथ, उसकी वजह से एल्गोरिदम ने हमारी बजानी शुरू कर दी है बजाय कि सपोर्ट करने के। पहले लोग कहते थे कि चाइना ने अपने आप को बड़ा महफूज रखा हुआ है, एक प्रोटेक्शनिस्ट एनवायरनमेंट के जरिए अपनी एप्स वो चलाते हैं, वो यूएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं आने देते क्योंकि उनकी समझ भी लगती है, उन्होंने पहले ही दिन से अपनी एप्स भी बनाई हुई थी। लेकिन हमारे पास तो नहीं थे ना अपने प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास तो पहले दिन से फेसबुक और गूगल था जिस पर लोगों ने बिजनेसेस सेट कर ली हैं और उस पर अब कदगने लगनी शुरू हो गई हैं। लोग रशिया को कहते थे कि इन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बड़ा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रखा हुआ है, अब वही काम भारत कर रहा है। यानी पूरी दुनिया अथॉरिटेरियनिज्म के चुंगल में फंस रही है। ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है, जहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हुकूमतों की गुलाम बन रही हैं। कोई आजादी नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच गटर में चली गई है। डेमोक्रेसी वहां सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी हुई है। और इस वक्त सबसे ज्यादा गला उस आवाज का घूटा जा रहा है जो एक मीनिंगफुल कंटेंट को लेकर चल रही है। आप जितना गैर इखलाकी और गैर जिम्मेदाराना कंटेंट बनाएंगे उतना ही आप ऊपर जाएंगे। भारत के इस इकदाम से डेफिनेटली वो कुव्वतें आज खुश हैं जो कि पीस की दुश्मन थीं, जो कनेक्टिविटी की दुश्मन थीं। हम हमेशा पीस की बात करते हैं, हमें आम लोगों से कोई नफरत नहीं है। हम तनकीद करते हैं तो सरकारों पर करते हैं, चाहे वो हमारी अपनी सरकार हो या भारत की सरकार हो, और वही तनकीद इनको पसंद नहीं आ रही और हमारा गला घूटा जा रहा है। हर किसी को अब शौक हो गया है इजराइल बनने का कि इजराइल की तरह हम क्रैकडाउन करें, गैर इंसानी हरकतें करें। एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है इस अथॉरिटेरियन वर्ल्ड में, अथॉरिटेरियन प्रो मैक्स, जिसमें आप किसी को कत्ल भी कर दो तो आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसका एक ही हल है कि हम अपनी आवाज़ों को बंद ना करें और एक डिसेंट तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहें। आज हमारे चैनल को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी है, लेकिन हम इस काम को जारी और सारी रखेंगे क्योंकि इसको हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और झूठ का कारिंदा हमें बनना नहीं आता। जिनकी लाइन इस वक्त मार्केट में लगी पड़ी है, जो हर वक्त अपने आप को हुकूमतों के आगे पेश करते रहते हैं कि हमारी ये कीमत है, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद है और वहाँ पर हमारी वीडियो नहीं चल रही तो आप VPN का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस कनेक्शन को हमेशा जोड़ कर रखना चाहते हैं। हम हमेशा भारत की उस 30% से ज़ायद कम्युनिटी से कनेक्ट रहना चाहेंगे। बेशक हमें 7% क्या 1% डॉलर्स भी ना आए उससे, लेकिन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आवाज़ का दूर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस इंगेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में इस तरह के बैन लगाकर क्या भारतीय हुकूमत सच का गला घूंट पाएगी? जो ये समझते हैं कि इसके ज़रिए हम नैरेटिव को कंट्रोल कर लेंगे, क्या इसके ज़रिए वो अपनी आवाम की मज़ीद ब्रेन वॉशिंग करने में कामयाब हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।